नमस्कार दोस्तों। खुद की कार से घूमने जाने का एक अलग ही मज़ा होता है और विदेश जाना हो तो कहना ही क्या। आज मैं आपको एक नए एडवेंचर के बारे में बताने जा रहा हूँ, खुद की गाड़ी से नेपाल की यात्रा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी गाड़ी से नेपाल जा सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, हमें किन बातों का ध्यान रखना है और नेपाल में हमें किन किन स्थानों पर घूमना है। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। खुद की गाड़ी से नेपाल जाने के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, जैसे गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि ओरिजिनल आरसी, इंश्योरेंस पॉलिसी, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, एक वैलिड ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस और जितने भी लोग यात्रा कर रहे हैं उन सबका आधार कार्ड। अब बात करते हैं रास्ते की। भारत से नेपाल की दूरी इस पर डिपेंड करती है कि आप किस शहर से यात्रा शुरू कर रहे हैं। जैसे दिल्ली से नेपाल की दूरी लगभग 850 किलोमीटर है और इस यात्रा में हमें लगभग 2 दिन लग जाते हैं। हमने जयपुर से नेपाल की यात्रा की थी। भारत से नेपाल में प्रवेश करने के लिए सबसे सुविधाजनक रास्ता है उत्तर प्रदेश का सुनौली बॉर्डर। जब हम सुनौली बॉर्डर पर पहुंचते हैं तो भारत की सीमा में बीएसएफ की तरफ से जांच होती है और नेपाल की सीमा में प्रवेश करने पर वहां के सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा चेकिंग की जाती है। यहाँ पर गाड़ी से सारा सामान निकालकर स्कैन किया जाता है। नेपाल की सीमा में प्रवेश करते ही लेफ्ट साइड में एक भंसार ऑफिस बना हुआ है। हमें जितने दिन भी नेपाल में रहना है हमें उतने दिन का भंसार बनवाना पड़ता है। भंसार एक डॉक्यूमेंट होता है और इसकी फीस एक दिन की 600 नेपाली रुपया होती है। भंसार कार्यालय के पास ही पैदल दूरी पर आरटीओ ऑफिस है, जहां से अपने को एक यातायात पर्ची बनवानी पड़ती है। इसका प्रतिदिन का शुल्क 500 नेपाली रुपया होता है और यह भी जितने दिन हमें नेपाल में रहना है उतने दिन की बनवानी पड़ती है। ये दोनों डॉक्यूमेंट केवल गाड़ी के लिए ही बनवाने पड़ते हैं। यदि आप पैदल जा रहे हैं या बस से जा रहे हैं तो हमें डॉक्यूमेंट नहीं बनवाने पड़ते। ये डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए वहाँ पर काफ़ी एजेंट भी अवेलेबल रहते हैं जो कि 15-20 मिनट में दोनों डॉक्यूमेंट बनवा देते हैं। यदि भीड़ ना हो तो हम भी ये डॉक्यूमेंट्स 30-40 मिनट में बनवा सकते हैं। सावधानी के लिए जितने दिन हमें नेपाल में रहना है उससे एक दिन अधिक की दोनों पर्चियाँ बनवा लेनी चाहिए, क्योंकि यदि ये एक्सपायर हो जाती है तो पेनल्टी लग जाती है। भंसार और यातायात पर्ची बनवाने की प्रक्रिया के लिए मैं एक अलग से वीडियो और डाल दूँगा। तो अब हम नेपाल में एंटर हो चुके हैं और ये सभी डॉक्यूमेंट बनवा लिए हैं, तो हमें 2 ज़रूरी काम और करने हैं। एक तो नेपाल में भारत की सिम नहीं चलती। यदि कोई रोमिंग प्लान लेते हैं तो वो बहुत महंगे पड़ते हैं, इसलिए हमें नेपाल की एक लोकल सिम ले लेनी चाहिए। भंसार कार्यालय के सामने ही बहुत सी दुकानें हैं जहां पर आपको आराम से सिम मिल जाएगी। यहाँ 10 से 15 मिनट का समय लगेगा। आपका आधार कार्ड लेकर वे आपको एक सिम चालू करके दे देंगे और आपको अनलिमिटेड इंटरनेट वाली सिम लेनी चाहिए ताकि आपका व्हाट्सएप, यूट्यूब और गूगल मैप्स आसानी से यूज़ हो सके। और साथ ही इसके आसपास मनी एक्सचेंज काउंटर से आपको कुछ रुपये भी चेंज करवा लेना चाहिए। नॉर्मली 1 भारतीय रुपये की जगह 1.6 नेपाली रुपया मिलता है। मतलब आप 10,000 भारतीय रुपया देंगे तो 16,000 नेपाली रुपया आपको मिल जाएंगे। वैसे नेपाल में सब जगह पर इंडियन करेंसी चल जाती है, लेकिन कुछ रुपए हमें चेंज करवा के रख लेने चाहिए। यह सब काम करने के बाद यदि शाम हो गई है और आप रुकना चाहते हैं तो आपको यहाँ होटल भी मिल जाएंगे। और यदि आप यहाँ से 15-20 किलोमीटर आगे जाएं तो एक बुटवल नाम की जगह है जहाँ आपको बहुत से होटल मिल जाएंगे। बुटवल में आपको 1,000 से लेकर 10,000 तक का रूम आसानी से मिल जाएगा। जैसा भी आपका बजट हो आप वैसा रूम ले सकते हैं। एक बात का और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर खाना समय से ही खा लेना। लगभग 9-10 बजे तक सारा बाजार बंद होने लग जाता है। अब बात करते हैं नेपाल के टूरिस्ट प्लेसेस की। वैसे तो नेपाल में देखने के लिए बहुत सारे स्थान हैं, लेकिन कुछ प्रमुख स्थानों में पोखरा, काठमांडू और चितवन नेशनल पार्क हैं। ये तीनों शहर बुटवल से अलग अलग दिशाओं में हैं, जो कि एक त्रिभुजाकार रास्ता बनाते हैं। मतलब आप चाहे तो पहले काठमांडू भी जा सकते हैं, चाहे तो पोखरा भी जा सकते हैं और चाहे तो चितवन भी। इससे दूरी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ जो कि आपको नेपाल घूमते समय जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। नेपाल में भारत की ही तरह लेफ्ट साइड ड्राइविंग है
नेपाल की सड़कें बहुत अच्छी नहीं हैं। लगभग सभी स्थानों पर सड़कों का काम चल रहा है और काफ़ी समय से चल रहा है और निकट भविष्य में भी पूरा होने की उम्मीद नहीं है। नेपाल में लगभग सभी स्थानों पर पेट्रोल पंप आसानी से उपलब्ध हैं, लेकिन यदि आप हाईवे से हटकर कहीं जा रहे हैं तो पेट्रोल पहले ही फुल करवा लें। अपनी गाड़ी की अच्छी तरह से देखभाल करें और सुनिश्चित करें कि वह यात्रा के लिए तैयार है। रास्ते में पड़ने वाले पेट्रोल पंपों और खाने पीने की जगहों की जानकारी रखें। स्थानीय लोगों से बातचीत करें और उनकी संस्कृति का सम्मान करें। बॉर्डर पर सिम लेना और करेंसी चेंज करवाना ना भूलें। नेपाल में ऑनलाइन पेमेंट नहीं होता है। भारत का यूपीआई वहाँ पर काम नहीं करता। गूगल पे और फ़ोन पे भी काम नहीं करता, इसका ध्यान रखें। अधिकतर बैंकों के डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड भी यहाँ पर काम नहीं करते हैं, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। जहाँ तक हो सके अधिकतम कैश ही लेकर चलें, वो भी आधा इंडियन करेंसी में और आधा नेपाली करेंसी में। नेपाल की सड़कों पर चलते समय आप वहाँ के नियमों का ध्यान जरूर रखें। वहाँ पर यातायात नियम भारत की तुलना में थोड़े सख्त हैं, जैसे कि आपको गाड़ी स्पीड के हिसाब से लेन में ही चलानी होती है। जेब्रा क्रॉसिंग पर यदि कोई हो तो रुकना होता है, लाल बत्ती पर रुकना होता है और गाड़ी जहाँ मर्जी हो वहाँ साइड में रोक नहीं सकते। निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही गाड़ी लगानी है। नेपाल में जहाँ भी आप होटल लें तो पहले पार्किंग का अवश्य पूछ लें, क्योंकि यहाँ पर सब जगह पर पार्किंग की समस्या रहती है। नेपाल में कौन कौन सी जगहों पर कैसे कैसे घूमना है, इन सब के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, खुद की गाड़ी से नेपाल की यात्रा एक यादगार अनुभव हो सकता है। सही योजना और तैयारी के साथ आप इस यात्रा का पूरा आनंद ले सकते हैं। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रही होगी। यदि आपके पास कोई और सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।